हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। और आज की क्लास है हमारी गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे। चलिए तो पॉइंट टू पॉइंट हम आज में बात करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे इनसे संबंधित जो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। जैसे पहला तो होता है कि जैसे शासनकाल ही इनका कितना रहता है कि शासनकाल, तो शासनकाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शासनकाल, ठीक है, शासनकाल, शासनकाल, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट इसी में से पूछा जाता है कि इनके अन्य नाम क्या क्या हैं। अन्य नाम, दूसरा पॉइंट अन्य नाम क्या क्या हैं, ठीक है। ये पॉइंट हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अन्य नाम, ठीक है। इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी इन्होंने उपाधियाँ धारण करी थी, उपाधियाँ, ठीक है। इसी के साथ साथ इनकी माता का नाम, ठीक है, माता कौन थी, ठीक है। पत्नियों की बात करें, पत्नियाँ, और इसके साथ साथ इनकी पुत्री का नाम देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। पुत्री का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुत्री का नाम इनकी का, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप कहोगे कब पूछा गया था, तो देखिए लगभग 2020 के आसपास ये जो आपके ग्रेड 4 की लेवल की वैकेंसी जो निकलती हैं, ठीक है, कहाँ निकलती हैं, ये निकलती हैं वैकेंसी आपके कोर्ट में, हाँ, ठीक है। तो हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में कुछ थर्ड उसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 4th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इनकी पुत्री का नाम क्या था, ठीक है। चलिए तो इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल रहा था 375 एडी से लेकर के 375 एडी से 415 एडी तक इनका शासनकाल रहा। यानी लगभग हम बात करें तो 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ये 25 और 15 40 वर्ष होते हैं, 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। अन्य नाम की बात करें तो इनके देखिए 2 अन्य नामों का उल्लेख मिलता है। एक नाम है इनका देवराज और दूसरा नाम है इनका देवगुप्त। क्या नाम है? देवगुप्त, ठीक है। एक नाम इनके देवराज का उल्लेख मिलता है, यानी देवताओं के राजा, और इनमें राजाओं के राजा देवराज, और एक मिलता है इनका देवगुप्त, इनका नाम का उल्लेख मिलता है। उपलब्धियों की यानी उपाधियों की बात करें तो इन्होंने देखिए कई उपाधियाँ धारण करी। नंबर फर्स्ट, एक तो थी इनकी उपाधि विक्रमादित्य। क्या नाम थी? विक्रमादित्य। और दूसरी उपाधि की बात करें तो इन्होंने दूसरी उपाधि धारण करी थी विक्रमांडू। विक्रमांडू की उपाधि इन्होंने धारण करी थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है। इनकी माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था दत्ता देवी इनकी माता का नाम था। यानी समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी उनका नाम था दत्ता देवी, ठीक है। दत्ता देवी, कुमार देवी इनकी किसकी? कुमार देवी की बात करें तो कुमार देवी उसकी पत्नी का नाम था, ठीक है। ध्रुव देवी इसकी पत्नी का नाम है, जबकि कुमार देवी मैंने बताया था कि किसने? चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के साथ विवाह किया था। इनकी पत्नी की बात करें तो एक पत्नी का नाम था इनकी का ध्रुव देवी, ठीक है। क्या नाम था? ध्रुव देवी। और ये इनकी पत्नी का नाम का उल्लेख कहाँ किस प्रकार मिलता है, क्यों मिलता है? तो देखिए ये इनके बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी। जब मैंने बताया था कि एक बार रामगुप्त के शासनकाल में जब रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद शासक बना तो ये कमज़ोर शासक था, अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया था। तो शकों के आक्रमण से बचने के लिए इसने अपनी पत्नी कुमार देवी को संधि के रूप में देना चाहा। जैसे ही ये बातें पता चली चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त छोटा भाई था इसका, तो सबसे पहले वो शकों के शिविर में गया और वहाँ जाकर के पहले शक के प्रमुख, जो इसका प्रमुख नेता था, उसको मारा। और उसके बाद फिर अपने भाई को मारने के लिए वापस आया और कहा कि कहाँ है वो डरपोक रामगुप्त। तो डर के मारे ये इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन इसको ढूंढ करके, यानी रामगुप्त को ढूंढ करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मार दिया जाता है। और उसकी पत्नी यानी ध्रुव देवी से स्वयं विवाह कर लेता है और इसलिए इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी हो जाता है। दूसरी पत्नी का नाम था इसकी का कुबेरनामा। क्या नाम था? कुबेरनामा।
इसकी दूसरी पत्नी कुबेरनामा का उल्लेख मिलता है। कुबेरनामा ये कहाँ की थी? नागवंश की एक कन्या थी जिनके साथ इसका विवाह होता है। वैवाहिक संबंधों के आधार पर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो कुमार ठीक है, कुबेरनामा ये एक नागवंश की प्रमुख कन्या थी, इनके साथ इसका विवाह हुआ था। इसकी पुत्री का नाम की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री का नाम था। तो पुत्री का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री का नाम था। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि इसके वैवाहिक संबंधों की, यानी चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध किन किन राज्यों के साथ बनाए। तो वैवाहिक संबंध, चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वैवाहिक संबंधों की बात करें तो देखिए इन्होंने 3 राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। एक राज्य, प्रथम राज्य आता है वैवाहिक संबंधों में, एक आता है नागवंश। कौन सा आता है? नागवंश। मैंने अभी इसकी बात कर रहा था, नागवंश। ठीक है, नागवंश। नागवंश की बात करें तो ये किस क्षेत्र में राज करते थे? तो इनका प्रमुख क्षेत्र मथुरा और अहिछत्र था। प्रमुख क्षेत्र कौन सा था इनका? मथुरा और अहिछत्र इनका प्रमुख क्षेत्र था। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो नागवंश का प्रमुख क्षेत्र वो कौन सा था? मथुरा। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र मथुरा और अहिछत्र। इनका प्रमुख क्षेत्र मथुरा एवं अहिछत्र था। इनकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेरनामा। कुबेरनामा इस वंश की एक कन्या थी जिसके साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विवाह हुआ था। प्रभावती गुप्ता इसी की पुत्री थी। क्या नाम था इसका? प्रभावती गुप्ता। ठीक है, प्रभावती गुप्ता इसी कुबेरनामा की पुत्री थी, इसी से उत्पन्न हुई थी प्रभावती गुप्ता, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगला नेक्स्ट जो आता है, आगे नेक्स्ट जो है अगला जो राजवंश आता है वो है आपके वाकाटक राजवंश। दूसरा राजवंश कौन सा है? वाकाटक राजवंश। ठीक है, वाकाटक। तो वाकाटक की बात करें, इनका क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र इनका महाराष्ट्र था। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र इनका महाराष्ट्र। प्रमुख क्षेत्र इनका महाराष्ट्र था। चंद्रगुप्त की पुत्री, ठीक है, चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती, चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था वाकाटक ने। इसने शकों का विनाश किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों का विनाश किया। शकों का विनाश चंद्रगुप्त द्वितीय और वाकाटक नरेशों ने मिलकर के किया था। तो शकों का विनाश किया। शकों का विनाश किसने? एक तो चंद्रगुप्त और प्लस में वाकाटक नरेशों ने। इन दोनों ने मिलकर के ही शकों का विनाश कर दिया था भारत में से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट उसके। तो अगला जो राजवंश आता है वो अगला जो होता है इसका नाम है कदम्ब राजवंश। ठीक है, कौन सा? कदम्ब राजवंश। ठीक है, कदम्ब राजवंश की बात करें तो यहाँ पर इनके किस प्रकार के संबंध थे? तो इनका क्षेत्र की बात करें तो कदम्ब राजवंश के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था वो था कुंतल। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था? कुंतल।
अब आप कुंतल क्षेत्र की बात करोगे जी, कौन सा कुंतल क्षेत्र था, तो आप समझ सकते हैं इस कुंतल क्षेत्र को कि ये जो कुंतल क्षेत्र है ये आज वर्तमान में कर्नाटक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कर्नाटक। मैं आपको अभी हाल ही में बता देता हूँ कि आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें कुंतल देश की राजकुमारी आपने सुना होगा, जब वो दोनों के दोनों मामा भांजे बन करके जब महल से बाहर जाते हैं निकल के, जब उनकी माता कहती है कि तुम इतने घूम आओ, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर कन्या का इंतज़ाम करके रखूँगी तुम्हारे विवाह के लिए। तो उस समय जब वो पागल बन करके जाते हैं, जब उनका दूसरी वाली फिल्म में जब पागल बन के जाते हैं, तो वो कुंतल देश में ही पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? कर्नाटक। कुंतल देश की राजकुमारी, वहाँ देवसेना मिलती है उसके साथ, फिर वहाँ पर रहते हैं, कुछ समय उनके साथ बिताते हैं वहाँ पे। जब पता चलता है कि ये बाहुबली है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुंतल देश की राजकुमारी, ठीक है, वो क्या नाम? देवसेना। तो कुंतल ये वही उसी क्षेत्र को बात करते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कर्नाटक वाले क्षेत्र में चल रहे हैं, दक्षिण भारत, ठीक है। तो एक कुंतल देश की राजकुमारी, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तालकुंड अभिलेख से। जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? इस कदम राजवंश की जानकारी मिलती है हमें, इसकी जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? इसकी जानकारी मिलती है हमें, ठीक है, तालकुंड अभिलेख से। तालकुंड अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसने काकूत सरमन की पुत्री का विवाह कुमारगुप्त के साथ किया। यहाँ का एक शासक था काकूत सरमन। कदम राजवंश का शासक कौन था? यहाँ का शासक काकूत सरमन था। यहाँ का शासक काकूत सरमन था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह कुमारगुप्त के साथ किया। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन है ये आप सोच रहे होंगे, तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था, ठीक है, याद रखना। इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्हें चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के पुत्र का नाम था कुमारगुप्त, जिसका विवाह काकूत सरमन यानी कदम राजवंश यानी कुंतल राजवंश कुंतल क्षेत्र की राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ था। काकूत सरमन ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारगुप्त के साथ किया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। चलिए, तो ये थे इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां, महत्वपूर्ण नाम। आइए जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जो इसके दरबार को सुशोभित करते थे। 9 रत्न। अब इनके नाम क्या क्या हैं और किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? देखिए, ये इनका नाम है वररुचि। एक थे वररुचि, ठीक है। दूसरे थे वेताल भट्ट। कौन से थे? वेताल भट्ट। इनका नाम वेताल भट्ट था, ठीक है। सभी को दिखाऊंगा, तो कुल मिलाकर देख सकते हैं। देखिए, ये पूरे के पूरे 9 रत्न थे, ये रहे पूरे 9 रत्न, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे और ये 9 रत्न इसके राज्य और इसकी सभा को सुशोभित करते थे। और इनमें से इन 9 रत्नों में से इनका महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सा था? चलिए एक एक को देखते हैं हम। पहला तो एक है आपके कालिदास। इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख 9 रत्नों में से एक है कालिदास। कौन? कालिदास। कालिदास की बात करें तो ये कौन थे? ये एक काव्य नाट्य शास्त्र से संबंधित थे, काव्य एवं नाट्य से संबंधित, ठीक है। काव्य और नाट्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आपको पता है, मालविका अग्निमित्रम। कालिदास की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के बारे में, उसकी प्रेम कथाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये एक पुस्तक में जानकारी मिलती है, ठीक है। इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक भी लिखी थी। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। दूसरे जो थे, इनका नाम था धनवंतरी। दूसरे कौन है? धनवंतरी की बात करें तो ये महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? देखिए, धनवंतरी ये चिकित्सा से संबंधित थे, बहुत बड़े चिकित्सक थे। चिकित्सा इनका विषय क्षेत्र चिकित्सा था। ये बहुत बड़े चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चलिए पहले मैंने कहा लिख देता हूँ कि कौन कौन से थे। तीसरे थे शंकु, उसके बाद इनकी उपलब्धियाँ बाद में लिखूँगा।
चौथे थे बराहमिहिर, बराहमिहिर, ठीक है। पांचवें थे यहीं पर, इनका नाम था छप्पणक, छप्पणक। छठे थे घटकरपर, घटकरपर। और सातवें की बात करें तो इनका नाम था बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, ठीक है। बेताल भट्ट। तो ये आते हैं, जैसे शंकु की बात करें तो शंकु किससे संबंधित थे? ये शिल्प शास्त्र एवं वास्तुकला, किससे? शिल्प शास्त्र एवं वास्तुकला। शिल्प शास्त्र एवं वास्तुकला से संबंधित थे। बराहमिहिर की बात करें तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान, ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान। ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान। उसके साथ साथ छप्पड़क की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। घटकरपर की बात करें तो देखिए इनका संबंध हरिसेन से बताया जाता है, हरिसेन, ठीक है। इनका उपनाम हरिसेन बताया जाता है कि ये हरिसेन ही थे और ये एक प्रमुख कवि थे। कौन थे? कवि। और मैंने बताया था कि हरिसेन के द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख लिखा गया था। उस प्रयाग स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा हुआ, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त के प्रमुख विजय अभियानों का उल्लेख वहीं से मिलता है, तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। बेताल भट्ट की बात करें तो ये जादू से टोने से संबंधित थे, ठीक है। बेताल, विक्रम बेताल आपने कहानी सुनी होगी, विक्रम और बेताल, ठीक है। विक्रम बेताल, कौन से विक्रम बेताल? विक्रम ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और बेताल भट्ट यानी यही, और ये जादू से संबंधित माने जाते हैं, इनको ध्यान रखना। बेताल, विक्रम बेताल, आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, आपने नाटक भी देखे होंगे विक्रम बेताल से संबंधित। उन्हीं विक्रम बेतालों की हम बात करते हैं, यही विक्रम बेताल थे। इनके बारे में कहानी मिलती है कि बार बार ये विक्रम से बार बार सवाल करते थे और विक्रम जब गलत उत्तर दे जाते थे तो ये बार बार पेड़ पर लटक जाते थे, फिर से इनको लेकर के आते थे। तो ऐसा मानते हैं कि इनको पूरी तरीके से नहीं ले जाया गया था वहाँ तक, ठीक है, याद रखना। और सातवें जो हैं इनका नाम है, सातवां जो आते हैं इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम है वररुचि, सॉरी 8 में, 7 तो हो चुके हैं, 8 में वररुचि, वररुचि, वररुचि। और भैया 9 में जो हैं वो हैं आपके अमर सिंह, अमर सिंह। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रमुख 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में ये जो वररुचि जो संबंधित थे किससे? तो ये व्याकरण से संबंधित थे, व्याकरण के आचार्य। व्याकरण यानी संस्कृत व्याकरण जो आप देखते हैं, व्याकरण, व्याकरण के आचार्य थे। वहीं अमर सिंह की बात करें तो शब्द विज्ञान, किससे? शब्द विज्ञान, ये शब्द विज्ञान से संबंधित थे आपके। इनका नाम क्या था? इनका नाम था अमर सिंह। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्नों का मुख्य कार्य अलग अलग होता था। प्रमुख क्षेत्र मैंने बता दिया कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित होते थे, जैसे, ठीक है, मैंने बताया था इसके बारे में। देखिए 9 रत्न, देखिए यहाँ पे कौन कौन से, जैसे कालिदास काव्य और नाट्य से संबंधित, धन्वंतरि चिकित्सा से संबंधित, शंकु शिल्प शास्त्र एवं वास्तुकला से संबंधित, बराहमिहिर ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान से संबंधित, छप्पड़क ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, घटकरपर एक प्रमुख कवि थे, इनका संबंध हरिसेन से बताया जाता है। बेताल भट्ट जादू टोने से संबंधित है, विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी ही है। और इसी के साथ साथ आगे जो अगले बार आते हैं जिसमें वररुचि एक व्याकरण से संबंधित थे और अमर सिंह शब्द विज्ञान से संबंधित थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, इनसे संबंधित इनका कार्य क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। तो आप इस क्लास को करना ना भूलें। आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा लंबी हम क्लास करते हैं तो आप लोग नहीं देखते हैं। क्लास तो आप लोग अभी भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन आपको पता चलेगा कि क्लासों का महत्व क्या था, ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण थी, क्यों महत्वपूर्ण थी, ठीक है, याद रखना। चलिए तो आज की क्लास को हम ही समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, ठीक है, चलिए।